तो अब हेडिंग डालो इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक ऑन द कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर। इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक ऑन द कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर। इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक ऑन द कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर, यानी संधारित्र पर परावैद्युतता प्रभाव। संधारित्र पर परावैद्युतता प्रभाव। कैपेसिटी बढ़ जाएगी, क्या मतलब ये है कैपेसिटी कैसे बढ़ेगी? चार्ज के आधार पर होगी। अब बताओ, आपको बताया गया है कि पूछा जा रहा है। हमसे आपको जब भी कोई चीज पूछता हूँ ना मैं, इसका मतलब आप बता सकते हो उस चीज को, इसलिए पूछता हूँ। कोई भी ऐसी चीज पूछूंगा ही नहीं जो आप बता ही नहीं सकते, जो पढ़ाया ही नहीं। तुम्हें ये पूछ रहा हूँ कि कैपेसिटी कैसे बढ़ती है, इसका मतलब आपको पता है कैपेसिटी कैसे बढ़ती है, और अपनी उस अंदर की शक्ति को पहचानो। है नहीं? देखो चलो देख ले, समझ लेते हैं। हम क्या करते हैं, एक कैपेसिटर लेते हैं, उसमें डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस भर देते हैं, ठीक है, और फिर उसका क्या निकालते हैं, कैपेसिटेंस निकालते हैं। कैपेसिटर लेते हैं, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल भर देते हैं, और फिर क्या निकालते हैं, उसकी कैपेसिटेंस निकालते हैं। तो देखते हैं क्या वैल्यू में चेंजेस आ सकते हैं ना। तो देखो, मान लो मैंने ये कैपेसिटर लिया पैरेलल प्लेट, इस वाली प्लेट पर प्लस की चार्ज है, इस वाली प्लेट पर माइनस की चार्ज है। ये पॉजिटिव प्लेट है और ये नेगेटिव प्लेट है। अब इस बार डिफरेंस ये है इसमें कि इसमें पूरे प्लेट के बीच में क्या भरा हुआ है, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल फिल। कोई भी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल फिल कर दिया, जैसे मीका हो गया, तो ग्लास हो गया, कांच है ना, तो कांच फिल कर देते हैं, ग्लास को। ग्लास का डाइलेक्ट्रिक मटेरियल कांच, इंसुलेटर कांच, इंसुलेटर को भी डाइलेक्ट्रिक बोलते हैं, सेम ही है दोनों, ठीक है। तो अब क्या होगा, ये कांच फिल कर दिया आपने, तो मान लिया मैंने ये जो कांच है इसका ये डाइलेक्ट्रिक मटेरियल ग्लास है, और इसका जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो कितना है, के। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, के। कैपेसिटेंस फाइंड करना है इसका हमें। क्या मेथड बताया जाता है कैपेसिटेंस फाइंड करने का? कोई भी कैपेसिटर हो दुनिया का, आपको वही प्रोसीजर फॉलो करना है जो बताया गया है। तो कैसे कैपेसिटेंस फाइंड करते हैं बता सकता है? आप दो कैपेसिटर फाइंड करके आ सकते हो पीछे, स्फेरिकल वाले का करा था, एक एयर वाले का करा था। क्या मेथड लगाया था बताओ? तो मेथड याद रखा करो, मेथड, तरीका अगर तुम्हें याद है, कॉन्सेप्ट अगर याद है कि कैसे करते हैं चीजों को, तो ये आर्टिकल्स बच्चे समझते हैं, इनको आर्टिकल्स बहुत बड़े बड़े हैं, ये कुछ बड़े आर्टिकल हैं। ये अगर आपको मेथड पता है, चीजें पता है कैसे कैसे लगानी, बहुत आसान है। तो कैपेसिटेंस अगर निकालना है, तो कैपेसिटेंस का जनरल फॉर्मूला होता है सी बराबर टू अपॉन बी। ये हर कैपेसिटर के लिए वैलिड है ना? बस मैंने कहा था चेंज क्या हो जाता है, पोटेंशियल, चार्ज तो सेम रहता है। तो पोटेंशियल को निकालने के लिए पहले क्या निकालते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी बन रही है प्लेटों के बीच। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर निकल जाती है तो इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में रिलेशन जो होता है वो लगा देते हैं, इक्वल टू बी अपॉन डी लगेगा इसके, इक्वल टू बी अपॉन डी से क्या निकल जाता है, बी। और फिर इस फॉर्मूले को लगा देना बी की वैल्यू। यही मेथड लगा रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो मेथड को पकड़ो, रटना नहीं है कि भैया अच्छा ये वाला फॉर्मूला, इसके बाद ये फॉर्मूला रटेंगे, उसके बाद ये फॉर्मूला रटेंगे, रटते रह जाओ। चीजों को पकड़ो क्या होगा। ये कैपेसिटेंस का जनरल फॉर्मूला, पोटेंशियल बदल जाता है, पोटेंशियल निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड से, इलेक्ट्रिक फील्ड निकल गई तो उसके बाद रिलेशन लगा देंगे, वहां पे पोटेंशियल आएगा यहाँ पे। बताओ इनके बीच, प्लेटों के बीच कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है? अगर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के फील्ड है, ध्यान रखना, के डाइलेक्ट्रिक
material has been filled between the plates and dielectric constant is K, then the electric field between the plates बता सकता है कोई? इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहे हैं आपसे हम। दो प्लेट्स के बीच में कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है? पहले भी पूछा था ये क्वेश्चन, अब फिर पूछ रहा हूँ ये क्वेश्चन, बताओ। टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए, ये गलत है। ए सिग्मा अपॉन सिग्मा के अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इसमें इंटू करेंगे, ऊपर ही नीचे गलत। और डाइलेक्ट्रिक मटेरियल तो है, वो तब होती है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट जब एयर हो। अब डाइलेक्ट्रिक मटेरियल की फिर है, तो फिर ए भी तो आएगा ना। ए कहाँ आएगा, ऊपर नीचे? कहाँ आएगा पर? देखो एयर के लिए अगर हम लिखते हैं ना, एयर के लिए चलो ए नॉट कह देते हैं फॉर एयर ए, तो एयर के लिए होती है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। दो प्लेटों के बीच इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी होती है। अगर एक प्लेट की पूछेंगे तो टू एप्सिलॉन नॉट। ये आर्टिकल कराया जाता है फर्स्ट में, एक प्लेट के लिए, दो प्लेट के लिए सब बताया जाता है ना। तो ये ओ बनाया है, ओ का मतलब ये किसके लिए है, फॉर एयर के लिए है। लेकिन जब डाइलेक्ट्रिक मटेरियल फिल कर दोगे तो क्या तब भी इतनी रहेगी इलेक्ट्रिक फील्ड जितनी एयर में थी, ये कम हो जाएगी? कम हो जाएगी ना। अरे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड थी वो कम हो जाएगी ना, किसकी वजह से? क्योंकि इसके अंदर एक इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगी, वो नेट क्या कर देगा, अब कर देगा। तो जो कम होगी वो कितने टाइम्स कम होगी? तो देखो हमेशा याद रखो केस है इंटू वही करते हैं जहां एप्सिलॉन नॉट होता है, क्योंकि एप्सिलॉन नॉट इंटू के एक और फॉर्मूला होता है ना एप्सिलॉन नॉट आर का। आप भूल बहुत पड़ेगी, ये फॉर्मूला भूल है, रिलेटिव परमिटिविटी। तो क्या कहते हैं रिलेटिव परमिटिविटी, इसका फॉर्मूला होता है एप्सिलॉन इनटू के। तो के कहां आएगा, यहाँ। तो रिलेटिव परमिटिविटी बनेगी ना, ठीक। तो अगर मैं बात करूंगा इसमें, अगर मटेरियल भर दिया है तब इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी, तो इसकी के टाइम्स हो जाएगी, मतलब एप्सिलॉन नॉट, सॉरी ई नॉट का डिवाइड कर दोगे किससे, के से। ठीक होगा ना। देखो इसकी वैल्यू रखो, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय के। तो क्या फॉर्मूला है ई का, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू, ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगी मटेरियल फिल करने के बाद। मटेरियल फिल करने के बाद ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, समझ गए? मतलब ई नॉट की के टाइम्स कम हो जाएगी, जैसा के की वैल्यू 2 है, तो जो एयर में इलेक्ट्रिक फील्ड थी उसकी 2 गुना कम हो जाएगी। मतलब अगर 10 न्यूटन पर कूलाम थी, तो मटेरियल भरने के बाद अगर के की वैल्यू 2 है तो 5 न्यूटन पर कूलाम ले लेते हैं। समझ गए ना, के से डिवाइड करने का मतलब। ठीक। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई। अब इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में क्या लगा देंगे, रिलेशन। और वहां से क्या निकाल, मकसद क्या है, पोटेंशियल निकालना। और फिर जनरल फॉर्मूला है, तो हम जानते हैं बाय रिलेशन, बाय रिलेशन। तो रिलेशन होता है E इक्वल टू वी अपॉन डी, पोटेंशियल ग्रेडियंट पढ़ाया गया है। यहां से पोटेंशियल निकालो, क्या आएगा, V इक्वल टू ई इंटू डी। ई का है, ये वैल्यू रख दो ई की, कितनी है, सिग्मा डी अपॉन एप्सिलॉन नॉट के। ठीक है। मान लो जो प्लेट है ना उसका एरिया हम कितना मान लेते हैं, ए मान लेते हैं, और चार्ज कितना है, क्यू। तो सिग्मा को क्या लिख सकते हैं, क्यू बाय, सिग्मा क्या होता है, क्यू अपॉन एट होता है। तो सिग्मा की जगह रिप्लेस करो जरा, तो क्यू डी अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट के। आप कैपेसिटी का जनरल फॉर्मूला लगाओ,
तो बाय लिखो तो कैपेसिटेंस C इक्वल टू क्या फॉर्मूला है Q अपॉन B। B की वैल्यू ये वाली जो आई है इसको रिप्लेस कर दो और समझा आ जाएगा। तो Q अपॉन B की वैल्यू आई है हमारे पास QB अपॉन A एप्सिलॉन नॉट A। Q से Q कैंसिल, ये वाली टर्म ऊपर, तो A एप्सिलॉन नॉट A अपॉन B। देखो जो फॉर्मूला डायरेक्ट लिखवाया जा रहा था ना पीछे, उसको हमने प्रूव कर दिया। आपको याद है जब एयर वाला कैपेसिटर कराया था तो कैपेसिटी आई थी सी बराबर ए एप्सिलॉन नॉट डी। कितनी कैपेसिटी आई थी प्रूफ होगा, याद है। फिर मैंने कहा था अगर डाइइलेक्ट्रिक मीडियम फिल कर देते हैं तो ऊपर किससे इनटू हो जाएगी, के और आ जाएगा ऊपर। ये फॉर्मूला मैंने वहां डायरेक्ट लिख दिया था ऐसे ही, और आपको बता दिया था कि के टाइम्स जो कैपेसिटेंस है वो बढ़ जाएगा। लेकिन अब हमने यहाँ क्या किया है, यहाँ हमने डाइइलेक्ट्रिक मीडियम को पहले से ऑलरेडी फिल कर दिया, और फिर जब हमने कैपेसिटी निकाली तो देखो वही फॉर्मूला आया जो आपको बताया गया था पीछे एयर वाला, वही आया। तो इसका मतलब क्या है, जो कैपेसिटी है वो के पर देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर के की वैल्यू 2 होगी तो एयर के लिए तो ये फॉर्मूला है ना, के की वैल्यू अगर 2 कर दूं तो कितने से इनटू हो जाएगी इसकी 2 से, यानी कैपेसिटी डबल। के की वैल्यू अगर 3 होगी तो कैपेसिटी डबल, के की वैल्यू 4 होगी तो कैपेसिटी 4 टाइम, 5 होगी तो 5 टाइम। मतलब के की वैल्यू पर डायरेक्टली डिपेंड करेगी कैपेसिटी, ना तो चार्ज पर डिपेंड करेगी ना किसी चीज पर डिपेंड करेगी, वो किस पर डिपेंड करेगी के मटेरियल का डायरेक्टली कांस्टेंट। बंदा के बात वो तो पीछे मैंने डायरेक्ट बताया था। मैं पहले कैपेसिटर बना लेता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए इस पर आते हैं। तो पहली प्लेट कैपेसिटर है हमारा, दो प्लेट ले ली, एक पर चार्ज पॉजिटिव क्यू, एक पर चार्ज नेगेटिव के क्यू, और पॉजिटिव बना देते हैं ऐसे करके, नेगेटिव बना देते हैं ऐसे करके। मान लेते हैं प्लेट्स के बीच की डिस्टेंस कितनी है डी, और हमने जो डाइइलेक्ट्रिक मीडियम फिल करा है वो कुछ ऐसे करा है कि एक डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल की प्लेट रखी है बीच में, रखी रखी, और इसकी जो विड्थ है वो 3 है। कितने विड्थ की रखी है, 3, 3 होता है, ठीक है। बाकी ये जो दिखाई दे रहा है स्पेस यहाँ पर ए है, क्या ऐसा कोई कैपेसिटर है, क्या कैपेसिटी होगी इसकी वो आप पढ़ो, ठीक है। बता सकते हैं ये जो डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल हमने फिल किया है पार्शियली, इसका मान लेते हैं जो डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो क्या मान रहे हैं हम, ये मान लेते हैं, वैल्यू पर आएंगे, जनरल बात कर रहे हैं, ठीक है? तो के हमने इसका क्या मान लिया, कैपेसिटेंस मतलब डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो मेथड क्या लगाना है, वही पहले क्या फाइंड करनी है, इलेक्ट्रिक। अब इस केस में देखो इलेक्ट्रिक फील्ड दो तरह की होगी, एक इलेक्ट्रिक फील्ड वो होगी जो डाइइलेक्ट्रिक मीडियम की होगी, जो डाइइलेक्ट्रिक मीडियम से पास कर रही होगी। एक इलेक्ट्रिक फील्ड वो होगी जो एयर में होगी, दो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ना, एयर भी है मीडियम यहाँ पर और डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल भी है मीडियम। तो डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल में इलेक्ट्रिक फील्ड अलग होती है, हमने देखा अभी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू के किया जाता है उसमें, और एयर में सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होती है, समझ है। तो पहले लिख देते हैं फॉर एयर, एयर के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, फॉर एयर इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स वो कितनी होगी बताओ, ई नॉट कहते हैं इसको, एयर के लिए कह रहा है तो ई नॉट होगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा की वैल्यू चाहो तो रख दो, मान लेते हैं प्लेट का एरिया कितना है ए, तो क्यू बाई ए सिग्मा होता है, तो क्यू बाय ए एप्सिलॉन नॉट। ये एयर की इलेक्ट्रिक फील्ड है क्योंकि एयर भी प्रेजेंट है ना।
अब डाइलेक्ट्रिक जो मटेरियल फिल किया है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू अलग होगी। तो फोर डाइलेक्ट्रिक मीडियम सेम इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स, इसको हम ई कह देते हैं केवल सिंपल ई है ना। ये क्या होगी बताओ, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू ए। अभी देखा था क्या आ गया, तो सिग्मा का अगर फॉर्मूला रख देंगे तो क्यू बाय ए एप्सिलॉन नॉट इनटू ए। अब ई नॉट जो है वो एयर की इलेक्ट्रिक फील्ड है और ई जो है वो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल में से पास होने वाली है, ठीक है, अलग अलग। अब मैं क्या करूंगा, मुझे पोटेंशियल निकालना है। अब बताओ दो इलेक्ट्रिक फील्ड है और पोटेंशियल टोटल निकालना है, नेट पोटेंशियल पूरी दोनों प्लेटों के बीच का टोटल पोटेंशियल निकालना है। पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है बी इक्वल टू ईडी, बी निकालते तो ईडी हो जाता है, वैसे ई इक्वल टू बी अपॉन डी है, बी निकालोगे तो ईडी हो जाता है। डी क्या है, डिस्टेंस। अब यहाँ देखो, अब बस यही यही पर ट्विस्ट थोड़ा, ये चीज समझ लिया तो बस समझो, अब समझ लिया पोटेंशियल निकालना है। पोटेंशियल जब निकलेगा ना तो दो इलेक्ट्रिक फील्ड है तो दो पोटेंशियल निकलेगा। एक तो पोटेंशियल निकलेगा जब डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ये है, उसका पोटेंशियल अलग होगा। फिर एयर का पोटेंशियल अलग होगा और फिर दोनों को आपको क्या कर देना है, ऐड कर देना टोटल निकालने के लिए। टोटल पोटेंशियल तो रखा जाएगा सी बराबर क्यू अपॉन वी है, वहां तो वी तो टोटल है ना, प्लेटों के बीच टोटल पोटेंशियल। तो बताओ हमें निकालना है टोटल पोटेंशियल, तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स, प्लेट्स के बीच टोटल पोटेंशियल डिफरेंस निकालो। फॉर्मूला होता है बी इक्वल टू ईडी, रिलेशन ईडी होता है, लेकिन यहां आप ऐसे लगा नहीं सकते क्योंकि ई नॉट भी है और ई दोनों है। अब आप एक बात बताओ, ये जो ई नॉट है ये कितनी डिस्टेंस में है, मतलब प्लेट के बीच कितनी डिस्टेंस में ई नॉट है और कितनी डिस्टेंस में ई है, बता सकता कोई है? ई नॉट कितनी डिस्टेंस में, टी डिस्टेंस में है, मतलब इतनी जगह में ई नॉट है, ये तो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है डी, ई नॉट डी डिस्टेंस में है, तो फिर ये टी कहां गई, प्लेट कहां गई, मतलब तुम कह रहे हो भैया डी की डी डिस्टेंस में ई नॉट है, मतलब ये नहीं है, तुम प्लेट को भूल गए अंदर है, तो फिर पूरी जगह में ई नॉट कैसे हो गई, बीच में तो ई भी है ना, ई माइनस टी हो जाता है, ई माइनस टी। हाँ बिल्कुल सही, टोटल में से जितनी प्लेट की मोटाई है उसको माइनस कर दोगे तब जो जगह बचेगी वहां एयर है, एयर मतलब वहां ई नॉट, समझ रहे हो ना कैसे बताया, ई नॉट डी माइनस टी जगह पर लेट करते हैं डी माइनस टी, डी टोटल टी हटा दो तो एयर ही बचे, है ना। तो जब हम इसके लिए लिखेंगे पहले तो कैसे लिखेंगे, ई नॉट और डिस्टेंस क्या आएगी इसकी डी माइनस टी, समझ गया ना इसको, पहली इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए लिख दिया, टोटल निकालना है तो दूसरे के लिए तो लिखना पड़ेगा ना, या अलग अलग निकाल के ऐड करो या हम डायरेक्टली ऐड कर देना है ना। दूसरी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, ई, ई इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी जगह पर है, कितनी डिस्टेंस में ई है, कितने में, बी प्लस टी तो बाहर चले जाएंगे, क्या पता है कितने में ई है, टी में ई है, कि जितने में डाइलेक्ट्रिक मटेरियल रखा हुआ है जितनी डिस्टेंस उतने में ई है, बाकी बाहर ई नॉट है, समझ आ रही बात ना। तो यहाँ पर क्या आएगा इनको में, सारी बात समझ में आई है, ये पोटेंशियल कैसे लिखा जाएगा बात समझ आ रही है, किसी को डाउट है, ये टी में क्यों समझ गया, क्योंकि ई जो है वो केवल टी में ही है, वहां तो ई नॉट है तो डिस्टेंस टी हो गई, एयर वाली जो इलेक्ट्रिसिटी है वो डी माइनस टी, टी को हटाना पड़ेगा तो फिर एयर, समझ में आई बात, यहाँ पे नोट कर दीजिए। तो ये हमारे पास क्या आ गया भाई, पोटेंशियल आ गया, ठीक है। अब देखो ई नॉट की वैल्यू पता है क्या हमें, हमको पता है, ई की वैल्यू पता है, पहले ई नॉट और ई की यहाँ पर वैल्यू कर देते हैं, ठीक है। चलो रखो,
तो V बराबर ई नॉट की वैल्यू बताओ क्या है, Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, डी माइनस टी ऐसा ही लिख देते हैं, प्लस ई की वैल्यू क्या है, Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट के, और ऊपर है टी। अब बताओ क्या कॉमन है दोनों में, Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट कॉमन है ना, तो यहाँ क्या बचेगा, टी माइनस टी, और यहाँ क्या बचेगा, टी अपॉन के। ठीक है भाई, पर इससे ज्यादा इसको सॉल्व नहीं करेंगे हम, होगा भी नहीं। तो हम यहाँ पर इसको मान लेते हैं पोटेंशियल हमारा आ गया है ना, तो पोटेंशियल आ गया तो फिर तो कैपेसिटी आ ही गई, क्यों, पोटेंशियल आ गया तो फिर तो आपको क्या लिखना है, तो द कैपेसिटेंस डी सी इक्वल टू टू अपॉन वी, और ये आपने फाइंड कर दिया है पूरा सारा का सारा यहाँ लिखो फॉर्म में, तो देखो क्या होगा, क्यू अपॉन क्या वैल्यू आई है, क्यू बाय ए एप्सिलॉन नॉट के ब्रैकेट डी माइनस टी, जैसे लिखी है ना बिल्कुल वैसे ही लिख देंगे, कोई भी उसमें हरकत नहीं करनी है आपको, ऐसे ही लिख दिया सेम, डी की पूरी वैल्यू ऐसे लिखना यहाँ के लिए, क्यू से क्यू कैंसिल हो गया हमारा, ए एप्सिलॉन नॉट कहाँ पहुंच जाएगा, ऊपर, तो जो फाइनल फॉर्मूला आया कैपेसिटेंस का वो क्या आया, ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय डी माइनस टी प्लस टी बाय टी, तो कितना अच्छा फॉर्मूला आया है ना। तो अगर आप पार्शियली फिट करोगे ना डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को, तो कैपेसिटी फिर ऐसे नहीं मिलेगी। देखो यहाँ कैपेसिटी किस किस चीज पर डिपेंड कर रही है बताओ जरा, टी पर डिपेंड कर रही है, कर रही है, पहली प्लेट जो रखी है उनकी थिकनेस पर डिपेंड कर रही है, जाहिर सी बात है एक ही। अभी मैं यहाँ से कई सारे केस बनाऊंगा, मैं इस प्लेट को पूरे कैपेसिटर में फिल करूंगा, तो फिर वही फॉर्मूला आ जाएगा जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल का जो पीछे आया था, अगर ये प्लेट पूरे में फिल है, पूरे कैपेसिटर में है, तो वही फॉर्मूला आएगा, ए वाला जो अभी आया था पीछे। और फिर मैं इस टी को जीरो भी करूंगा, टी को जीरो करने का क्या मतलब है, टी को जीरो करने का क्या मतलब है, एयर वाला कैपेसिटर बन जाएगा, टी जीरो मतलब फिर तो जीरो खत्म, डायरेक्ट मटेरियल, एयर वाला फॉर्मूला आ जाना चाहिए, है ना, बिल्कुल आया है ना, बस तुम लोग कर लीजिए। ये जनरल मोस्ट जनरल फॉर्मूला हो गया कैपेसिटी का, बताया था, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लिया है, उसके अंदर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल पूरी तरह से फिल नहीं किया है, बस डाइलेक्ट्रिक मटेरियल की एक टी थिकनेस की प्लेट रखी है, और तब उसकी कैपेसिटेंस हमने निकाली थी, है ना, उसके केस रह गए थे अभी और बताने से, तो वो ही डिस्कस करेंगे आज, है ना। तो टॉपिक का नाम था कैपेसिटेंस ऑफ पार्शियली फिल्ड कैपेसिटर, पार्शियली मतलब आंशिक रूप से, पूरी तरह भरा नहीं, पार्शियली फिल्ड कैपेसिटर, और आपको पता है कौन सा कैपेसिटर है, पैरेलल प्लेट, है ना, ठीक है। तो ऐसा करके हमने एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लिया था, इस पर प्लस क्यू चार्ज था, पर माइनस क्यू चार्ज था, के बीच में हमने एक टी थिकनेस की एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल की प्लेट रख दी थी, टी थिकनेस की, है ना, इसका हमने आपसे कहा था डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना होगा, के होगा। तो इस केस में जो इसका कैपेसिटेंस का फॉर्मूला ड्राइव करके आया था वो कितना आया था, कोई बता सकता है, बताओ कितना था, C इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के, ये देखो ये फॉर्मूला आया था, और हमने आपको बताया था ये जो फॉर्मूला है ना ये मोस्ट जनरल फॉर्मूला है कैपेसिटेंस का पैरेलल प्लेट के, ये मोस्ट जनरल फॉर्मूला है, मोस्ट जनरल का मतलब ये है कि इससे आप सारे फॉर्मूले ड्राइव कर सकते हो, एयर कैपेसिटर वाला भी इसी से ड्राइव हो जाएगा, डाइलेक्ट्रिक अगर पूरे में फिल कर देंगे तो जो फॉर्मूला होता है वो भी इससे ड्राइव हो जाएगा, और अलग अलग वेरिएशन भी अगर हम कर दें इसके अंदर जो आज हम करेंगे, तो वो फॉर्मूले भी यहीं से निकल सकते हैं। तो इसमें आपको बताया गया था केस वन, थोड़ा जल्दी जल्दी में डिस्कस कर देता हूँ, केस वन और टू दोनों हो गए थे कल, है ना।
केस 1 में बताया गया था कि मान लो ये जो प्लेट इसके अंदर रखी है वो नहीं है, सर समझो ध्यान से, ये जो इसमें प्लेट रखी हुई है डाइलेक्ट्रिक मटेरियल की ये नहीं है, तो ये अगर नहीं होगी तो टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, फिर 0 हो जाएगी। तो अगर इसमें हम टी की जगह 0 रख देंगे तो फिर तो एयर बची ना अंदर, तो ये कौन सा कैपेसिटर बन जाएगा, एयर कैपेसिटर कहते हैं उसको, मतलब उसके अंदर एयर फील्ड हो। तो टी 0 रखते ही देखो एयर कैपेसिटर की कैपेसिटेंस का फॉर्मूला आ जाएगा, ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस 0 कितना होता है, डी, और 0 को किसी से डिवाइड करेंगे आंसर क्या आएगा, 0। तो ये आएगा ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय, यही होती है कैपेसिटी एयर कैपेसिटर की, बहुत पहले ही बता दी गई थी, है ना। केस 2 ये लिया था कि अगर मान लो, बोलो मत बीच में, अगर मान लो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल पूरे कैपेसिटर में फील्ड है, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल पूरे कैपेसिटर में फील्ड है, तो टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 बार बोल दिया मैंने, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल पूरे कैपेसिटर में फील्ड है, तो टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसके बराबर हो जाएगी ना डिस्टेंस के, जो दोनों प्लेटों की डिस्टेंस है, क्योंकि टी थिकनेस है ना, अगर पूरे में फील्ड है तो वो डी के बराबर हो जाएगा, टी तो पूरे में हो जाएगा फिर वो, है ना। तो केस 2 में अगर टी किसके बराबर हो जाए, डी के बराबर हो जाए, मतलब फुल फील्ड कैपेसिटर है, फुल फील्ड, पूरी तरह से फील्ड हो गया फिर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल से। तो यहाँ टी की वैल्यू डी रख दो जरा, तो क्या फॉर्मूला आएगा देखो, ए एप्सिलॉन नॉट, यहाँ टी की जगह डी रखोगे, डी माइनस डी कितना हो जाएगा, 0। यहाँ आएगा डी अपॉन के, तो डी अपॉन के, अपॉन वाला के कहाँ आ जाएगा, ऊपर, तो ए एप्सिलॉन नॉट के अपॉन डी। ये फॉर्मूला तब बताया गया था जब मटेरियल भरा होता है कैपेसिटर के अंदर, तो देखो वो फॉर्मूला भी यहीं से आ गया, इसलिए हम इसको मोस्ट जनरल फॉर्मूला कह रहे हैं, सारे फॉर्मूले दे रहे हैं। यहाँ तक कल बात हो गई थी, है ना। आज हम बात करते हैं केस थर्ड की, तो देखो केस थर्ड, केस थर्ड, इफ ए metallic plate placed inside the capacitor। थर्ड केस मैंने क्या बोला कि डाइलेक्ट्रिक मटेरियल नहीं फिल करा, ध्यान सुनो, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल नहीं फिल करा है, मेटेलिक प्लेट रख दी है, मेटल की प्लेट रख दी है एक, और मेटल कैसे होते हैं, कंडक्टर होते हैं, नॉन कंडक्टर होते हैं, मेटल, मेटल कंडक्टर होते हैं, नॉन कंडक्टर नहीं होते, डाइलेक्ट्रिक नहीं होते, मेटल क्या होता है, कंडक्टर। सपोज करो ये जो टी थिकनेस की प्लेट थी ना, ये मैंने कॉपर की रख दी, कॉपर क्या है, मेटल है, तांबा है, करंट फ्लो हो जाता है, या सिल्वर की रख दी, या लोहे की रख दी, या किसी भी कंडक्टर की रख दी, मेटल की रख दी, मेटल मींस कंडक्टर की रख दी। अब इसकी कैपेसिटी कितनी हो जाएगी, कैसे पता लगाएंगे बताओ, अगर हमने मेटेलिक प्लेट रख दी है, अभी ये प्लेट किस चीज की रखी थी, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल की, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल मतलब जिनमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, जैसे ग्लास, मीका, ऐसे जो सब्सटेंस होते हैं उसकी प्लेट थी। लेकिन मान लो अगर मैंने मेटल की प्लेट रख दी इसके बीच में, और प्लेट रखी है पूरी तरह से फिल नहीं कराया है, ऐसा मान लो, अभी पूरी तरह से फिल करेंगे तब भी क्या होगा अभी बताएंगे, है ना। मान लो अभी पहले प्लेट ही रखी है बस, तो क्या होगा, देखो बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला केस, है ना, ये इंपॉर्टेंट है, हमेशा याद रखो जो मेटेलिक प्लेट होती है उसमें जो के की वैल्यू होती है ना, मेटल मेटल के लिए के की वैल्यू होती है इनफाइनाइट, यानी मेटल के लिए अगर कोई पूछेगा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना होता है, तो कितना होता है, इनफाइनाइट होता है, ठीक है। तो ये किसके लिए है, फॉर मेटल, कोई भी मेटल हो उसमें के की वैल्यू इनफाइनाइट होगी। ये इनफाइनाइट कैसे आई वो मैं अभी इधर डिस्कस करूंगा साइड में, है ना। अभी के लिए, अभी फिलहाल के लिए समझो कि इनफाइनाइट है। तो अगर के की वैल्यू यहाँ इनफाइनाइट रखेंगे तो क्या फॉर्मूला आएगा यहाँ से बताओ, सी इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी, और टी अपॉन क्या, थिकनेस तो इसकी टी है ना, तो टी थोड़ी ना चेंज होगा, के की जगह क्या आ जाएगा, इनफाइनाइट, तो टी अपॉन इनफाइनाइट, किसी भी वैल्यू को अगर इनफाइनाइट से डिवाइड करते हैं तो आंसर क्या आता है,
अगर इन्फिनिटी से डिवाइड करते हैं किसी को तो आंसर क्या आता है? 1/इन्फिनिटी क्या होता है बताओ? 0 होता है ना? 1/इन्फिनिटी 0 होता नहीं, 0 को क्या करता है? टेंस करता है, मतलब लगभग 0 के बराबर हो जाती है वैल्यू। इक्वल में नहीं लिख सकते ना 0 को। समझाया था इस चीज को मैंने कि कैसे होता है 0 ये, क्योंकि डिवाइड वाले ही अगर वैल्यू बढ़ाते जाते हैं तो ओवरऑल वैल्यू घटती जाती है। जैसे 1/2 लिखा है, 1/3 लिखा है, 1/4 लिखा है, तो ये वैल्यू घटती जा रही है, डिक्रीज होती जा रही है। इसका मतलब है कि एक ब्रेड का हाफ पार्ट, एक ब्रेड है आपके पास रोटी, उसको आधा टुकड़ा कर दिया तो ये है, उसके 3 बराबर बराबर टुकड़े कर दिए तो तीसरा टुकड़ा ये है, 4 कर दिए तो चौथा टुकड़ा ये है, तो टुकड़ा क्या होता जा रहा है? छोटा या बड़ा? ब्रेक करते जा रहे हो तो छोटा होता जा रहा है ना वो। ऐसे ही बढ़ाते बढ़ाते मान लो कहां तक कर दिए हमने उसके? इनफाइनाइट पीस कर दिए। तो इनफाइनाइट पीस करने के बाद जो एक पीस होगा वो कितना छोटा होगा? इनफाइनाइट ही नहीं पता कितना होता है, तो जो पीस होगा वो तो बहुत ही ज्यादा छोटा होगा। बहुत ही ज्यादा छोटे का मतलब क्या क्या मान लेंगे? 0 होगा। मान लिया कि 0 होगा, सही है। तो t/इन्फिनिटी क्या हो गया? 0 को टेंस कर गया, तो बचा क्या? d माइनस टी। तो अगर आपने, देखो ध्यान सुनो, अगर आपने कैपेसिटर के बीच में मेटल की प्लेट रख दी ना, मेटल की प्लेट, और पूरी तरह से फिल नहीं है ये कैपेसिटर, पूरी तरह से मेटल से फिल नहीं है, केवल प्लेट है मेटल की टी थिकनेस की, तो कैपेसिटी इतनी हो जाएगी, सही है। अब यहाँ एक बात बताओ मुझे, यहाँ पर के का फैक्टर आया है कि के आया है क्या कैपेसिटेंस के फॉर्मूले में? के नहीं आया ना, के तो खत्म हो गया ना। और के आना तो बहुत जरूरी था, क्योंकि के आ जाता है तो क्या हो जाता है? कैपेसिटर की कैपेसिटी बढ़ जाती है, के टाइम्स बढ़ जाती है। के तो आया ही नहीं, इसका मतलब मेटल की प्लेट रखने का कोई फायदा है क्या? कोई फायदा नहीं है ना, इसलिए मेटल की प्लेट रखते ही नहीं है। हमेशा किसकी प्लेट रखी जाती है? डाइलेक्ट्रिक मटेरियल की, या तो ग्लास की, या मीका की, या और भी होते हैं तो उनकी प्लेट रखते हैं। मेटल तुम चाहोगे भैया कैपेसिटर बनाया है, इसके अंदर मेटल की प्लेट रख दो ना, आयरन की रख दो, कॉपर की रख दो। इनकी क्यों नहीं रख रहे? क्योंकि इनकी इसलिए नहीं रख रहे, देखो कैपेसिटी के फॉर्मूले में के की वैल्यू नहीं है, यानी कैपेसिटी के पर डिपेंड ही नहीं कर रही मेटल के केस में, तो फायदा क्या भरने का उसको? कैपेसिटी तो उतनी की उतनी है और कम हो जा रही है, क्योंकि कैपेसिटी नहीं बढ़ रही, बल्कि और कैपेसिटी क्या हो रही है? डिक्रीज। कैसे हो रही है डिक्रीज बताओ? इस फॉर्मूले तो बहुत कुछ पता चल गया हमें। कैपेसिटी डिक्रीज हो रही है मेटल की प्लेट रखने से, क्योंकि देखो नीचे क्या आया है? डी माइनस टी आया है ना। मतलब डिक्रीज तो नहीं होगी और इंक्रीज हो रही है ना, इंक्रीज हो रही है, क्योंकि डिस्टेंस कम हो गई ना, डिस्टेंस कम हो गई ना, डिस्टेंस कम हो गई तो इंक्रीज, मतलब उस हिसाब से इंक्रीज नहीं हो रही। अगर के आ जाता तो के गुना बढ़ जाती है ना कैपेसिटी, तो वैसे नहीं बढ़ रही। तो इसको मेटल की प्लेट को रखने का कोई भी बेनिफिट नहीं होता है, इसलिए मेटल की प्लेट नहीं रखते हैं। अब हम बात करते हैं कि भैया मेटल के लिए जो के की वैल्यू आपने क्या रखी है? इनफाइनाइट। ये कैसे आई? इनफाइनाइट कैसे हो गया? मतलब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मेटल के लिए इनफाइनाइट होता है, क्यों होता है उसको समझ ले जरा, फिर अगले आगे केस पे पढ़ेंगे, है ना। उसको समझने के लिए हम यहाँ आ जाते हैं, क्योंकि ये इससे अलग है ना टॉपिक। तो देखो ध्यान समझना, हम बता रहे हैं मेटल के लिए के की वैल्यू इनफाइनाइट कैसे होती है। तो मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये मैं इधर कैपेसिटर बनाता हूं एक, अभी ये एयर में है, ठीक है। तो इसकी प्लेटों के बीच में कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी? ई नॉट जिसको हम कह रहे हैं, ऐसे करके होगी ना, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। कितनी होगी? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होती है, दो प्लेटों के बीच इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर इसमें मैंने मान लो मटेरियल भर दिया, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल फिल कर दिया, इसका जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो कितना है? के है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी फिर? कितनी हो जाएगी बताओ? के से इंटू हो जाएगी ना नीचे, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू के, यही होगी ना। अरे यही तो होगी, ये तो बताया था कल परसों ही बताया था, जब उसकी कैपेसिटी कैपेसिटी निकाली थी। एयर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी होती है, मटेरियल भर देते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी हो जाती है। दोनों को डिवाइड करना जरा, इसको मान लो इक्वेशन फर्स्ट, इसको मान लो इक्वेशन सेकंड, डिवाइड करो। ई नॉट अपॉन ई इज इक्वल टू क्या? देखो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा 1/,
के है, ऐसे आएगा ना, लिख देते हैं सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट और सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट के। तो देखो, तो सीधा करके लिखो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये ऊपर आ जाएगा ना के, देखो सिग्मा से सिग्मा कैंसिल, एप्सिलॉन नॉट से, तो ई नॉट अपॉन ई इज इक्वल टू क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। यानी जो के का फॉर्मूला है ना वो ये है एक्चुअल में, ई नॉट अपॉन ई। ई नॉट क्या है, ई नॉट क्या है, एयर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड। ई क्या है, मटेरियल भरने के बाद जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो है। सही है, ये बात समझ आ रही है ना। ई नॉट वो इलेक्ट्रिक फील्ड है जब मटेरियल नहीं भरा है, ई वो इलेक्ट्रिक फील्ड है जब आपने मटेरियल भर दिया तो इलेक्ट्रिक फील्ड। अब एक बात बताओ, आपको बिल्कुल डीप में मैंने पढ़ाया हुआ है सब कुछ, जब एयर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड होती है और जब मटेरियल भर देते हैं तब इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, तो क्या फर्क होता है दोनों में, ई नॉट में और ई में क्या फर्क है, बड़ा कौन है दोनों में ये बताओ पहले। ई नॉट बड़ा है, ई बड़ा है, हाँ। तो जो वो ई नॉट थी उसको वो क्या कर देगी, अपोजिट वाली कम कर देगी ना ई नॉट को, ई नॉट का, ई नॉट को कम कर देगी तभी तो ई आया है ना। मान लो जो अपोजिट इलेक्ट्रिक फील्ड बनी है वो ई डैश है, मान लेते हैं ई डैश है, तो ये जो ई है वो किसके बराबर है, ये बराबर है ई नॉट माइनस ई डैश के, बताओ। यानी जो एयर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड थी, मटेरियल भरने के बाद जो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड बनी उसके अंदर, मटेरियल के अंदर, वो अपोजिट बनती है। अपोजिट बनती है तो वो ई नॉट को क्या कर देती है, कम। वो कम वाली इलेक्ट्रिक फील्ड को हम क्या कह रहे हैं, ई कह रहे हैं। यानी एयर की इलेक्ट्रिक फील्ड और नीचे कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड है, इंड्यूस्ड के होने के बाद जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इलेक्ट्रिक फील्ड, उन दोनों को डिवाइड कर देते हैं तो किसकी वैल्यू मिल जाती है, के की वैल्यू मिल जाती है। सही है, ऐसे फाइंड करते हैं के की वैल्यू। अब हम बात करते हैं कि मान लो हमने इसके अंदर क्या फिल कर दिया है, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल नहीं, मेटल फिल करा है। क्या फिल करा है, मेटल। इसके अंदर मान लो कंडक्टर फिल है, मेटल कंडक्टर होते हैं, डाइलेक्ट्रिक नहीं, कंडक्टर फिल है। तो आपको बताया गया था कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो कितनी होती है, इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है कंडक्टर के अंदर, बताया था फर्स्ट चैप्टर में, है ना। तो समझो जीरो कैसे होती है, देखो समझो, यहां पे क्या होगा, जैसे ही आप कंडक्टर फिल करोगे ना, जैसे मान लो यहां पर बना देता हूँ दोबारा से, ये मान लो इस बार आपने फिल कराया इसके अंदर कंडक्टर, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल फिल नहीं करा। सही है, तो बाहर तो इलेक्ट्रिक फील्ड थी ई नॉट, बाहर वाली जो थी। अब कंडक्टर में क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। जितनी ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब इधर बनी हुई है ना ई नॉट, ये जो ई नॉट है जितना बना हुआ है, उतनी ही, इधर से देखो तुम साइड से थोड़ा इधर आ जाओ, थोड़ा इधर आओ, जितनी ये बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड बनी हुई है ना एयर वाली, उतनी ही इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर के अंदर अपोजिट बन जाएगी। मतलब जितना ये ई नॉट है ना, उतना ही क्या होगा, ई डैश होगा। जितना ई नॉट है उतना ही क्या होगा, ई डैश, क्योंकि जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन है वो सारे के सारे यहाँ जमा हो जाएंगे, और इसके पास तो बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन है कंडक्टर के पास तो, और इधर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो ये निगेटिव पॉजिटिव इतना ज्यादा हो जाता है कि ये ई नॉट जो है बाहर वाली इलेक्ट्रिक फील्ड और ये जो ई डैश है, ये दोनों क्या हो जाते हैं, बराबर। अब नेट अगर निकालेंगे, जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड है प्लेटों के बीच मेटल भरने के बाद, वो क्या कैसे निकलती है बताओ, ई नॉट माइनस ई वन से, और मैंने आप ई डैश से, और मैंने आपको बताया ई नॉट और ई डैश ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड और अंदर वाली इलेक्ट्रिक फील्ड मेटल के केस में क्या हो जाती है, इक्वल। तो इनको घटाओगे तो आंसर क्या आएगा, जीरो। अब के की वैल्यू निकालना, के की वैल्यू कैसे निकालते हैं, ई नॉट को तो लिखते हैं ऊपर, और जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो लिखी जाती है नीचे। तो नेट कितनी है कंडक्टर के केस में, जीरो। किसी भी नंबर को जीरो से डिवाइड करते हैं आंसर क्या आता है, तो मेटल के केस में के की वैल्यू क्या आएगी, इनफाइनाइट आएगी, इसलिए यहाँ के इनफाइनाइट लिखा गया था, फोर मेटल्स। समझ गए, इसको नोट करो, साइड में इसको भी नोट कर लो, इसको साइड में करना लेके।
के इनफाइनाइट क्यों है, समझ गए ना? देखो एक बार फिर से समझा देता हूँ। मान लो एयर कैपेसिटर है, तो एयर कैपेसिटर की इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी होती है, और उसमें डाइलेक्ट्रिक मटेरियल भर दिया हमने के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी हो जाएगी। दोनों इक्वेशन को डिवाइड करा तो यहाँ से के की वैल्यू निकल कर आई, देखो इससे कैंसिल हुआ, इससे कैंसिल हुआ, के की वैल्यू ये आ गई। तो के की वैल्यू किसके इक्वल है? एयर में जब इलेक्ट्रिक फील्ड थी वो, और मटेरियल भरने के बाद जो इलेक्ट्रिक फील्ड आई नेट वो, उन दोनों का रेशियो होता है के, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। कैलकुलेट ऐसे करते हैं इसको, ठीक है? तो के इक्वल टू ई नॉट अपॉन ई। अब मेटल के केस में क्या होता है, या कंडक्टर के केस में क्या होता है, हम जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं ना बाहर वाली, उतनी उसके अंदर बन जाती है अपोजिट डायरेक्शन में, मेटल में, ठीक है? क्योंकि सारा निगेटिव चार्ज इधर आ जाता है, फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, और पॉजिटिव चार्ज इधर। जितनी ई नॉट थी उतना ही क्या बन जाता है अंदर, ई डैश। तो अगर ई निकालेंगे तो ई क्या होगा, ई नॉट माइनस ई डैश। ई जो होती है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे निकलती है, नेट कितनी है, तो दोनों क्योंकि इक्वल है तो आंसर क्या आएगा, जीरो। अब यहां से के की वैल्यू निकालेंगे तो ई नॉट अपॉन जीरो, जीरो से किसी नंबर को डिवाइड करते हैं, क्या आती है वैल्यू, इन्फिनिटी। तो के की यहाँ पर वैसे इक्वल, इन्फिनिटी को इक्वल नहीं रखते हैं, इन्फिनिटी को टेंस करेगा ऐसे कहेंगे, के टेंस टू इन्फिनिटी, क्योंकि इक्वल करने का मतलब आपको पता है कि इन्फिनिटी की वैल्यू कितनी है, तब तो इक्वल लिख रहे हो, इन्फिनिटी तो पता ही नहीं ना, तो टेंस करते हैं। फिलहाल चलो कोई लिख देते हैं इसमें, ये बड़ी गलती नहीं, समझ गए? तो क्योंकि मेटल के लिए क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी, तो फिर यहाँ इन्फिनिटी रखेंगे, ये कैपेसिटी इतनी आ जाएगी। तो देखो ये जो कैपेसिटी है ये तब आई है जब आपने मेटल की एक प्लेट रखी है, पूरे ओवरऑल कैपेसिटर के अंदर मेटल फिल नहीं किया है। पूरे ओवरऑल कैपेसिटर के अंदर अगर मेटल फिल कर देंगे तो कैपेसिटी कितनी हो जाएगी, बताओ बताओ। जैसे मैं क्या बोल रहा हूं, मान लो ये कैपेसिटर है हमारा, इसमें सब में मेटल फिल कर दिया हमने, प्लस क्यू माइनस क्यू, ये मेटल। और मेटल के लिए के की वैल्यू कितनी होती है, इन्फिनिटी होती है। तो मतलब सब्सटेंस तो है ना कुछ भरा हुआ तो है। तो जब सब्सटेंस भरा होता है तो कैपेसिटेंस का क्या फॉर्मूला होता है, बताओ, ए एप्सिलॉन नॉट के डिवाइडेड बाय डी। जब फुल फिल्ड होता है कैपेसिटर तो यही तो कैपेसिटी का फॉर्मूला है। अभी आया था केस 2 में, जब कैपेसिटर फुल फिल्ड होता है, पूरी तरह से फिल होता है, तो ये फॉर्मूला होता है। अब आपने क्या फिल करा है उसके अंदर, मेटल। मेटल के लिए के की वैल्यू क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट, और इनफाइनाइट से मल्टीप्लाई करोगे तो कैपेसिटी कितनी आ जाएगी मतलब ऐसा कैपेसिटर बन जाएगा जिसकी कैपेसिटी कितनी है, इनफाइनाइट। तो बहुत अच्छा हो गया, ऐसा कैपेसिटर कहाँ मिलेगा, तो कैपेसिटी कैपेसिटी स्टोरी करता रहेगा वो तो। सही सही बात है, ये बताओ ऐसा है पॉसिबल, ऐसा कैपेसिटर बन जाए जिसकी इनफाइनाइट कैपेसिटी हो, है? रियल में नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्या रियल में मेटल नहीं फिल कर सकते हम? अरे बन तो सकता है ना, कैसे बना रहे हैं देखो, भाई मेटल फिल कर दो आप तो बस प्लेटों के बीच में, तो ऐसा कैपेसिटर बन जाएगा फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जिसकी कैपेसिटी क्या आ रही है, इनफाइनाइट आ रही है। ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है रियल लाइफ में, ऐसा कैसे बन जाएगा कैपेसिटर जिसकी कैपेसिटी इनफाइनाइट हो? तो इसको देखो, ये पता है इनफाइनाइट क्यों आई है, ये इस तरह से इनफाइनाइट आया, जैसे मैं एक एग्जांपल से आपको समझाऊं, मान लो, देखो मैं इसका एक एग्जांपल देके समझाता हूँ। मान लो एक पानी का टैंक है, ठीक है, ये मान लो एक पानी का टैंक है, सही है, वाटर टैंक है, क्या है, वाटर टैंक। अब इस वाटर टैंक में है ना, नीचे इसके बॉटम पे एक बहुत बड़ा होल है, नीचे बॉटम पे क्या है, बहुत बड़ा होल है, सही है। और अब इसमें आप पानी डाल रहे हो, और डालते जा रहे हो, डालते जा रहे हो, डालते जा रहे हो, और मैंने कहा इसकी कैपेसिटी कितनी है, इनफाइनाइट है, कितना भी पानी डाल लो भरेगा ही नहीं, बताओ भर जाएगा ये? तो जब ये भरेगा ही नहीं, इसका मतलब इसकी कैपेसिटी क्या हुई, इनफाइनाइट हुई कैपेसिटी। उसी सेंस में यहाँ कैपेसिटर की कैपेसिटी इनफाइनाइट आई है। ये तो अब कैपेसिटर ही नहीं रहा, जब आपने मेटल फिल कर दिया ना, भाई ये प्लेटें किसकी बनी हुई है, मेटल की, बीच में भी क्या फिल कर दिया, मेटल। अब इधर से इलेक्ट्रॉन आएंगे और चल के इधर चलेंगे, मतलब अब तो चार्ज स्टोर ही नहीं होगा कहीं भी, अब तो इलेक्ट्रॉनों को क्या मिल गया बीच में, रास्ता मिल गया ना,
पहले डाइलेक्ट्रिक भरते थे, डाइलेक्ट्रिक, जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन ही नहीं होते, तो इलेक्ट्रॉन मूव ही नहीं कर पाता था, रुक जाता था, बस प्लेटों पर जाके जम जाता था। मेटल भर दिया तो रास्ता मिल गया ना जाने का, है ना, क्योंकि मेटल में तो करंट पास हो जाता है। तो जब बैटरी लगाओगे ना ऐसे करके, तो जैसे यहां से पानी निकलता जा रहा है ना और डालते जा रहे हो तुम, ऐसे ही इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, यहां से पास होते रहेंगे। तो फिर ये कैपेसिटर बचा क्या? मतलब अब उस सेंस में अगर देखा जाए कि कितना भी चार्ज दे दो बैटरी से, सबका सब जाके कैपेसिटर के अंदर चला जाएगा, तो निकल भी तो जाएगा निकल भी तो जाएगा। तो उस सेंस में अगर देख रहे हैं तो कहना कैपेसिटी इनफाइनाइट हो गई। ऐसी कैपेसिटी इनफाइनाइट का क्या फायदा कि वो कैपेसिटर ही ना बचे, समझ गया ना। तो पूरे मटेरियल में भर देते हैं तो फिर कैपेसिटेंस इनफाइनाइट हो जाता है। इनफाइनाइट का मतलब वो वाला कैपेसिटेंस इनफाइनाइट नहीं हुआ है, वो कैपेसिटर ही खत्म हो गया। इसको बोलेंगे शॉर्ट सर्किट हो गया, हमारा जो सर्किट था वो शॉर्ट हो गया, पूरा एक पाथ बन गया, करंट फ्लो होने लगा अब तो बस। समझ गए? ठीक। फोर में क्या कह रहे हैं कि मान लो हमने, अब ये प्लेट मेटल की, तो उसकी मेटल की नहीं, डाइलेक्ट्रिक मीडियम की है। मेटल के तो हमने सब केस डिस्कस कर लिए, ठीक है। अभी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल की प्लेट है, कह रहे हैं ऐसी कई सारी प्लेटें रख दी हैं बीच में इसके। जैसे मान लो ये एक है, इसको थोड़ा सा पतला कर देता हूँ, ये एक प्लेट है, थोड़ा सा गैप दिया, फिर एक प्लेट रख दी, थोड़ा और गैप दिया, एक और प्लेट रख दी, फिर एक गैप दिया और एक प्लेट रख दी, ऐसे करके कई सारी प्लेट रख दी हैं। गैप दे देकर रखिए, ध्यान से सुनना, बीच में इनके एयर वाली जगह भी है। ऐसा नहीं है कि एयर वाली जगह पूरी खत्म हो गई है, एयर वाली जगह भी है, अलग अलग सेपरेटली रखी गई है प्लेटें। यानी अगर इसकी बात करी जाए तो इसकी थिकनेस है T1 और कैपेसिटेंस है K1, वो सॉरी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल कितना है, कांस्टेंट कितना है, K1। इसकी थिकनेस है T1 और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, K1। इसकी थिकनेस कुछ और है, मान लो इसकी कितनी है, T2, और कांस्टेंट कितना है, K2। मटेरियल भी अलग है, ये मान लो कोई, ये गिलास है, ये मीका है, ऐसे करके अलग अलग मटेरियल की प्लेट रखी है, ठीक है। इसकी थिकनेस मान लो कितनी है, T3, और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, K3। ऐसे करके बहुत सारी रखी है, बहुत सारी रखी है, मान लो डैश 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 कर देंगे हम लास्ट में, ठीक है। अब इस केस में इसका कैपेसिटेंस का क्या फॉर्मूला होगा, न्यूमेरिकल में बहुत सारी नहीं लिखवाएगा, न्यूमेरिकल में एक कांस्टेंट नंबर देगा। ये 4 प्लेट रखी हैं, 5 प्लेट रखी हैं, 6 प्लेट रखी हैं, तो 4 प्लेट रखी हैं तो T1 T2 T3 T4, बस खत्म। K1 K2 K3 K4 तक लेना है, बस खत्म। लेकिन हम तो जनरल बात कर रहे हैं ना, तो हमने तो कई सारी रख दी मान लो। तो फिर फॉर्मूले में क्या चेंजेस आएंगे, तो देखो कुछ भी नहीं होगा। यहां पर कौन सी वैल्यू चेंज हो रही है बताओ, एक तो टी की वैल्यू चेंज हो रही है और एक के की वैल्यू चेंज हो रही है। T1 T2 T3 ऐसे हो रहे हैं, और T1 के लिए K1, T2 के लिए K2, T3 के लिए K3 हो रहा है। तो इस फॉर्मूले के अंदर आपको जहां पर T लिखा हुआ है ना, वहां T1 प्लस T2 प्लस T3 ऐसे करके लिखते जाना है, और यहाँ T और K लिखे हैं तो T1 K1 प्लस T2 K2 प्लस T3 K3 ऐसे करके कर देना, बस यही फॉर्मूला उसमें कन्वर्ट हो जाएगा उसके लिए, ठीक है। तो देखो 4 more than one plates between the कैपेसिटर, मोर देन वन प्लेट है मान लो, तो क्या होगा फॉर्मूला, C इक्वल टू बताओ, A एप्सिलॉन नॉट, नीचे क्या हो जाएगा, देखो इसको मैं ऐसे लिख रहा हूं, रुको, D माइनस, इसको T1 T2 T3 लिखूंगा ना, तो ऐसे ब्रैकेट में करके लिख दो, T1 प्लस T2, ये ब्रैकेट खोलोगे तो सब में माइनस हो जाएगा, फिर ये बात तो समझते हो ना। T2 प्लस T3 कहां तक, तो ऑन चलता रहेगा, ठीक है। यहां आप इसको ब्रैकेट को बंद कर दो, यहाँ पे क्या होगा, प्लस T1 अपॉन K1 प्लस T2 अपॉन K2 प्लस T3 अपॉन K3। इस तरह से जितनी भी प्लेट रखी होंगी उतनी प्लेट तक के लिए आप इस फॉर्मूले को बना दोगे, ये फॉर्मूला है, ठीक है, नोट करो। बीच में कहीं कहीं एयर भी है, अब वो एयर हटा दो, सारी की सारी प्लेट ऐसे सटा के रख दो एकदम से, एयर खत्म कर दो। लेकिन अलग अलग मटेरियल की हैं, सबके लिए के की वैल्यू क्या है, अलग अलग है, थिकनेस भी क्या है सबकी, अलग अलग है। थिकनेस T1 T2 T3 अभी भी है, K1 K2 K3 अभी भी है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, लेकिन बस सबको क्या कर दिया है, चिपका दिया है। मतलब कैपेसिटर पूरी तरह से फुलफिल्ड कर दिया इन्हीं प्लेटों से, तब कैपेसिटेंस कितना आएगा, एयर खत्म कर दिया उन्होंने।
बताओ, इसी ये केस तो यही है, बस थोड़ा सा मॉडिफाई है ना। इफ कैपेसिटर इज फुल्ली फिल्ड विद दीज प्लेट्स, इन प्लेटों से कैपेसिटर को पूरा फुल कर दिया, कोई बता सकता है क्या होगा अब इस केस में? इतना तो थोड़ा सा दिमाग तो लगा लो। क्या बोल रहा हूं मैं बार बार, फुल फिल्ड कर दिया पूरा, ये प्लेटें इतनी सारी रख दी कि पूरा कैपेसिटर फुल हो गया प्लेटों से, क्या होगा उस केस में बताओ? जो डी की वैल्यू है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी? डी की वैल्यू क्या होगी बताओ? अच्छा, डी की वैल्यू किसके इक्वल होगी? डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के इक्वल डी होगा। अगर डी डिस्टेंस है, डिस्टेंस, इसकी थिकनेस क्या है? इसके टी तो है ही नहीं, T1 T2 T3 है। हाँ, T1, बस, बस T1 गई, फिर T1 तो इतना था बस, और डी है ये पूरी प्लेट के बीच की दूरी, तो डी किसके इक्वल होगा? T1 T2 T3 क्या सबके बराबर हो जाएगा डी? है, तीन ना है, बहुत सारे हैं, प्लेट तो बहुत सारी हैं, हैं इनफाइनाइटली। पहली प्लेट की थिकनेस T1 है, दूसरी की T2 है, तीसरी की T3 है, चौथी की T4 है, ऐसे करके थिकनेस 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 ऐड करते जाओगे, समझ गए ना? तो डी मिल जाएगा। मतलब डी जो होगा ना इस केस में, वो इक्वल होगा T1 प्लस T2 प्लस T3, जितनी भी प्लेट रखी हुई हैं उन सबके एडिशन के बराबर होगा। मान लो तीन प्लेट रखी हैं, तो तीनों की थिकनेस बराबर होगी किसके? डी के। अगर फुल फिल्ड है तो, फुल फील्ड है तो, समझ नहीं रहे आप? इतना सा आसान कॉन्सेप्ट, मान लो ये प्लेट है, इसमें मैंने तीन प्लेट रख दी, एक दो तीन, बीच में इसकी थिकनेस है मान लो 5 सेंटीमीटर, इसकी है 10, इसकी है 15, ऐसा करके तीन रख दी है, और पूरा फुल हो गया कैपेसिटर, तो डी की वैल्यू किसके बराबर हो गई? 5 10 15 सब ऐड होकर डी के बराबर ही तो हो जाएंगे, क्योंकि जगह ही नहीं है ना कैपेसिटर में, तो 5 10 15 30 हो गई, तो डी की वैल्यू 30 हो जाएगी। मतलब प्लेटों की जो थिकनेस होगी उनको ऐड करके क्या मिल जाएगा? डी मिल जाएगा। तो सही बात लिखी हुई है बिल्कुल, सही है। तो बस कुछ नहीं करना, इस फॉर्मूले में डी की जगह क्या रख देना है? इस फॉर्मूले में, सॉरी, इस फॉर्मूले में डी की जगह क्या रख देना है? T1 प्लस T2 प्लस T3। तो देखो क्या होगा, ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय, इस डी की जगह जब ये रखोगे T1 प्लस T2 प्लस T3, तो ये भी तो यही है, देखो, यहाँ रखोगे T1 प्लस T2 प्लस T3, तीन प्लेटें इधर होंगी तो तीन इधर ही होंगी, तो इससे ये पूरा पूरा क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो बचा क्या? अरे अब बचा क्या? T1 अपॉन K1 T2 अपॉन K2 T3 अपॉन K3 प्लस डैश डैश, तब फॉर्मूला फिर ये होगा, समझ गए? नोट करो, देखो एनसीईआरटी का 2.33 नंबर का क्वेश्चन है। 33 है ना, पहले बहुत क्वेश्चन होते थे एनसीईआरटी वाली बुक में, 33 40 50 50 क्वेश्चन होते थे। वन नहीं, 2 पॉइंट है, सेकंड चैप्टर चल जाना। तो इस क्वेश्चन में देखो क्या बोला गया है, ध्यान समझेंगे। कह रहे हैं तीन परावैद्युतांक, मतलब किसकी वैल्यू है ये? परावैद्युतांक किसको बोलते हैं? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो के है ना, मैं बार बार उसे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलता हूँ, परावैद्युतांक बोलते हैं हिंदी में। तो तीन परावैद्युतांक का मतलब के की वैल्यू तीन है, दे दी पहले ही। तीन परावैद्युतांक तथा 10 की घात 7 वोल्ट पर मीटर की परावैद्युत सामर्थ्य है। परावैद्युत सामर्थ्य, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ पढ़ाया था पीछे, लास्ट से लास्ट लेक्चर में है ना, पढ़ाया था ना, ये पूछूंगा क्या होता है, वाले एक पदार्थ से 1 किलो वोल्ट वोल्टता अनुमतांक, अनुमतांक ये कोई मतलब इंडेक्स नंबर है कोई, है ना, 1 किलो वोल्ट वोल्टता अनुमतांक के समांतर प्लेट संधारित्र की अभिकल्पना करनी है। ओए भाई,
बड़ी टफ हिंदी है। अब आसान भाषा में समझो। कह रहे हैं एक कैपेसिटर बनाना है हमें, बनाना है तुम्हें कैपेसिटर एक खुद से। अब उसमें जो मटेरियल आप भरोगे ना बीच में, उसमें के की वैल्यू कितनी रखनी है? 3 रखनी है आपको, ठीक है। और जो उस मटेरियल की डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है वो आपको 10⁻7 वोल्ट पर मीटर दी हुई है। डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ मैंने बताया था, पढ़ाया था। कह रहा है उस डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल जो आप भरोगे उसकी जो स्ट्रेंथ है 10⁻7 वोल्ट पर मीटर होनी चाहिए। और 1 किलो वोल्ट जो डिफरेंस वो है ना, पोटेंशियल डिफरेंस, वो कितना है? 1 किलो वोल्ट है। प्लेटों के बीच में 1 किलो वोल्ट का क्या देना है? पोटेंशियल डिफरेंस देना है। की कल्पना करनी है। अब आगे क्या बोला है? सुरक्षा की दृष्टि से क्षेत्र को कभी भी परावैद्युत सामर्थ्य के 10% से अधिक नहीं होना चाहिए। 50 पिको फैरेड धारिता के लिए प्लेटों का कितना न्यूनतम क्षेत्रफल होना चाहिए? देखो प्लेटों का एरिया पूछ रहे हैं हमसे कि जो कैपेसिटर बनाओगे उसमें जो प्लेटें यूज करोगे उन प्लेटों का एरिया कितना लोगे। बाकी सब जानकारी आपको दी हुई है। कह रहे हैं प्लेटों के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 1000 वोल्ट का होना चाहिए। प्लेटों के जो बीच में डाइलेक्ट्रिक भरा है मटेरियल उसमें के की वैल्यू 3 होनी चाहिए। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली है कि डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ तो दे रखी है मटेरियल की, लेकिन कह रहे हैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ना प्लेटों के बीच वो इस स्ट्रेंथ की 10% होनी चाहिए बस। स्ट्रेंथ की कितने परसेंट? 10% इलेक्ट्रिक फील्ड होनी चाहिए प्लेटों के बीच। ऐसा कैपेसिटर अगर तुम बनाओगे तो प्लेट का एरिया कितना होगा? तो प्लेट लगेंगी उनका एरिया कितना होगा? समझ गया क्वेश्चन? देखो क्या है, मान लो मैं बना देता हूं अभी कैपेसिटर ऐसे ही, मैंने जैसा कैपेसिटर बोला गया बना दिया, ठीक है। इसमें मटेरियल भी भर देते हैं, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल बोला गया है। ऐसे करके हमने डाइलेक्ट्रिक मटेरियल भी फिल कर दिया इसके अंदर, ठीक है। और इसमें के की वैल्यू कितनी है? 3 दी हुई है, मान लो 3 ही है इसकी भी, ठीक है। ये डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, सही है भाई। ये प्लेट है, इस पे मान लो प्लस के क्यू चार्ज है, इस पे माइनस के क्यू चार्ज है। अब क्या बोला गया है कि दोनों प्लेटों के बीच में जो वोल्ट होगा ना, पोटेंशियल डिफरेंस, वो कितना होना चाहिए? 1 किलो वोल्ट। 1 किलो वोल्ट को अगर वोल्ट में कन्वर्ट करोगे तो 1000 वोल्ट आएगा। तो भाई ये बात तो समझ में आती है, यानी V की वैल्यू 1000 होनी चाहिए, सही है। अब कह रहे हैं इसकी जो डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है ना, डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या होती है पहले ये बताओ। डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ किसको बोलते हैं? बताओ, डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बताओ भाई। परसों पढ़ाया यार। हाँ, किस चीज का? इलेक्ट्रिक फील्ड का, बिल्कुल सही बताया। देखो अपने शब्दों में बताया लेकिन सही बताया। और कोई बताएगा? क्या मैं बताऊं? ये तो बता रहे हैं। ये कैसे बता रहे हैं? हाँ, मतलब ब्रेकडाउन ना हो, वो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड, बिल्कुल सही बताया इन्होंने भी। प्लेटों के बीच में वो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड कि इस डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस का ब्रेकडाउन ना हो। उससे ज्यादा अगर करोगे तो ब्रेकडाउन हो जाएगा। ब्रेकडाउन, पोटेंशियल डिफरेंस सब पढ़ा पढ़ा है ना। मतलब इसका ये पोलराइजेशन होगा ना, इसका एक तरफ निगेटिव एक तरफ पॉजिटिव। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वो मैक्सिमम वैल्यू जिसको ये डाइलेक्ट्रिक मटेरियल बियर कर सके, सहन कर सके, उससे ज्यादा करोगे तो फिर वो ब्रेक डाउन हो जाएगा। उसको बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। तो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड जिसको सहन कर सकता है वो दी हुई है, मतलब डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ दी हुई है, डीएस कह देते हैं। कितनी दी हुई है? 10⁻7 वोल्ट पर मीटर।
मतलब ये डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ और कुछ नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड की ही वैल्यू है, लेकिन ये मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है। किसकी है? ई मैक्स है ये। क्या इन प्लेटों के बीच जो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड तुम कर सकते हो वो इतनी है। बट आगे क्या बोला है देखो, समझो ध्यान से। आगे ये बोला है कि सुरक्षा की दृष्टि से इलेक्ट्रिक फील्ड को परावैद्युत सामर्थ्य के 10% से अधिक नहीं होना चाहिए। मतलब परावैद्युत सामर्थ्य इतना है, तुम्हें जो कैपेसिटर बनाना है उसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड रखनी है इसका कितना, 10% रखनी है बस। ये तो मैक्सिमम है, इस मैक्सिमम का भी 10% इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हें बीच में रखनी है। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की जो रियल वैल्यू हमारे कैपेसिटर में होगी वो इसका भी कितना होगी, 10%। तो ई की वैल्यू अगर तुम निकालोगे तो वो ई मैक्स का भी कितना आएगा, ई मैक्स का ऐसे लिख दूं 10% ऑफ ई मैक्स, ऐसे बोला गया है क्वेश्चन। तो यहां से ई निकाल सकते हो। तो ई कितना निकलेगा बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आएगी, 10% हटाएंगे नीचे, 100, ई मैक्स कितना है 10⁻7। ये 7 और एक 1 कितना हो गया 8, दो नीचे से आके माइनस हो जाएंगे, 10 की पावर कितनी हो गई 6 वोल्ट पर मीटर। देखो वोल्ट पर मीटर ये इलेक्ट्रिक फील्ड की एक यूनिट होती है, एक न्यूटन पर कूलम होती है, एक वोल्ट पर मीटर होती है, बताई गई थी। तो ई की वैल्यू आ गई 10⁻6 वोल्ट पर। इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड आपको अपने कैपेसिटर के बीच में रखनी है। तो इतना पोटेंशियल रखना है, इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड रखनी है, और क्या वैल्यू बताई गई है, इसका कैपेसिटेंस भी दिया गया है। क्या जो कैपेसिटर आप बनाओगे उसकी कैपेसिटी कितनी होनी चाहिए 50 पिको फैरेड। कितनी, ये भी गिवन है। जो सी की वैल्यू है वो 50 पिको फैरेड रखनी है आपको। पिको फैरेड को फैरेड में बदलेंगे कितने से मल्टीप्लाई होगी, 10⁻⁻12 ये बन जाएगा फैरेड। समझ गए, कैपेसिटी भी दे दी। तो पूछा क्या है, पूछा यह है कि ये जो प्लेट यूज करोगे ना इसका एरिया बता दो बस, कितने एरिया की प्लेट लोगे। आप समझ में आया क्वेश्चन, तो समझ में आ गया। यानी इतनी जानकारी आपको देने के बाद पूछा है प्लेट का एरिया कितना हो। नोट करो इसे पहले। इसमें मटेरियल भरा हुआ है, सी के वाला लगेगा, तो क्या फॉर्मूला लगेगा बताओ, है? हाँ भाई, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल फिल है पूरे कैपेसिटर में, कैपेसिटेंस का फॉर्मूला बता। कई सारे केस पढ़ाए हैं ना, एयर के लिए ये होता है, पूरे में फिल होता है ये होता है, मेटल की प्लेट रखी हो तो ये होता है, एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, और कहाँ पे ए इंटू, ये देखो बिल्कुल सही बताया इसने टिप के। सही है, तो फॉर्मूला तो यही यूज होगा, लेकिन हमें क्या नहीं पता, डी नहीं पता। अगर डी पता हो तो बाकी सारी चीजें तो पता है क्या, बाकी सारी चीजें तो पता है, ये तो फाइंड ही करना है ना। फिर आप इसको इधर ले जाना, इन दोनों को नीचे ले आना, ये निकाल लेंगे। मेन मुद्दा क्या है, डी निकालना। तो मैं डी निकाल कर बाकी का क्वेश्चन क्या कर दूंगा, होमवर्क है। हाँ आपके ऊपर सौंप देंगे हम बाकी का क्वेश्चन। ओके, बस अब बता दो डी कैसे निकालेंगे, डी डी। हाँ, डी को कैपेसिटर के पास रखेंगे, स्केल से नापेंगे, हैं, डी के दोहरे रखेंगे, फिर अबे ए भी तो नहीं पता ना, डी अलग से निकालना पड़ेगा ना। हाँ पहले डी निकाल के फिर इसमें पुट करना है ना। ए जब दो चीजें नहीं पता है एक फॉर्मूले में, दोनों कैसे निकाल लोगे एक ही फॉर्मूले से। ए भी नहीं पता डी भी नहीं पता, तो डी तो अलग से निकालोगे ना पहले। डी के लिए क्या फॉर्मूला लगेगा, देखो ध्यान से देखा करो क्वेश्चन को, यहाँ पर क्या दिया हुआ है। हाँ देखो ऐसे बच्चे चाहिए मुझे, बता भी दिया उसने तू सुना ही ना गया। देख क्या दिया हुआ है, अच्छा एक मिनट रुको, मैं 5 मिनट में खत्म करता हूँ। तो क्या क्या दिया हुआ है, वी दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है, ई दिया हुआ है, और क्या निकालना है डी। तो इक्वल टू वी अपॉन डी, सालों से यूज कर रहे हैं कि फॉर्मूला।
तो ई इक्वल टू वी अपॉन डी, इसीलिए ये ई और वो दिए हुए थे आपको। तो वी अपॉन ई से क्या निकाल दोगे, डी निकाल दोगे। देखो वी भी दिया है, ई भी दिया है। वी डी जब निकल जाएगा तो फिर उसको यहाँ पे रख देना, एप्सिलॉन नॉट जानते हैं, के भी जानते हैं, सी के भी जानते हैं, ए निकल जाएगा। कर लेंगे खुद से आप। हेलो, ये फॉर्मूला कब का है, ये अभी चल रहा है कैपेसिटर जब से शुरू हुआ है, जब से ये। और पढ़ा तो बहुत पहले से ही दिया है हमने ये वाला फॉर्मूला। तो इसको बाकी का हम क्या कर देते हैं, आपको ट्राई कर देते हैं ना, घर से कर लाना है इसको खुद से।